जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज कर रहे थे। ये जो सीरीज है हमारे उत्तराखंड से संबंधित जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य से संबंधित सभी एग्जाम में उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मुख्यतः यह सीरीज जो उत्तराखंड का पीसीएस वाला एग्ज़ाम है, उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड ज्यूडिशरी का जो एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो ईएलडीए यूडीए लोअर सबऑर्डिनेट्स वाले एग्ज़ाम है, उनके लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस सीरीज़ को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है। तो अब तक हमने इस सीरीज में उत्तराखंड के सामान्य परिचय, उसकी भौगोलिक संरचना, प्रमुख दर्रे, पर्वत शिखर, नदियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख हिमनद, इन सब को देखा था। और आज हम उसके आगे देखेंगे उत्तराखंड के वन्य जीवन के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ साथ उत्तराखंड के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं, उत्तराखंड में जो जैव विविधता पाई जाती है, और उत्तराखंड के वन आंदोलनों के बारे में भी देखा जाए। तो हमारे आज के लेक्चर के 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड का वन्य जीवन, उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, उत्तराखंड में जैव विविधता और उत्तराखंड के वन आंदोलन। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम उत्तराखंड का वन्य जीवन। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, भारत के उत्तर में स्थित एक सुंदर एवं समृद्ध राज्य है। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य न केवल धार्मिक महत्व का केंद्र बल्कि अपने समृद्ध वन्य जीवन, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध। यहाँ की जो जलवायु है, ऊंचाई में विविधता है और भौगोलिक अवस्थिति इसके अनेक वन्य जीव और वनस्पतियों के लिए काफ़ी आदर्श आवास बना दे, जिसके कारण जो उत्तराखंड का वन्य जीवन है काफ़ी ज़्यादा विविध है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कई प्रकार के उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड का पारिस्थितिक परिदृश्य। उत्तराखंड मुख्यतः 2 मंडलों, गढ़वाल और कुमाऊं में बटा है। आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी कि जो हमारा उत्तराखंड है एक बॉक्सी शेप के आसपास का है, और इसमें जो है हमारा उत्तराखंड लगभग ऐसे 2 पार्ट में है। ऊपर कौन सा है? गढ़वाल है, और नीचे कौन सा है? कुमाऊं है। इसी तरह जो राज्य है वो भौगोलिक विविधता के आधार पर अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में भी विभाजित, जैसे तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय। इसके बारे में कुछ आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आज भी हम उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो इस विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक प्रणालियाँ पाई जाती हैं। और कौन कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पे? उप हिमालयन पर्णपाती वन, समशीतोष्ण शंकुधारी वन, अल्पाइन चारागाह और हिमाच्छादित। तो देखिए महत्वपूर्ण है, ये देख आ जाएगा आपको कि उत्तराखंड की भौगोलिक विविधता के आधार पर उत्तराखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये 4 आप याद रखिएगा। ठीक, ये सारे बस नाम आपको याद रखने हैं, यही मैच करने के लिए आता है। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है। तो उत्तराखंड के भौगोलिक रचना के आधार पर 4 प्रमुख क्षेत्रों में इसको विभाजित किया जाता है, और इन क्षेत्रों में अनेक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां का प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है उनका। ये जो 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था, जो हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना वाला लेक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसको देखेंगे, लेकिन अपने दूसरे पर्सपेक्टिव। देखिए, सबसे पहले आपको बताया था ना कि जब हम उत्तराखंड को जो बताया था आपको कि हम देखेंगे कैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो ये जो सबसे नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर क्या था? तराई था, उसके ऊपर क्या था? भाबर था। तो तराई और भाबर का जो क्षेत्र सबसे नीचे, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? हरिद्वार था, उधम सिंह नगर था, इत्यादि जो डिस्ट्रिक्ट थे, जहाँ पे जो शिवालिक की जो तलहटी है और उससे जो मैदानी भाग है उस पर। तो यहाँ गंगा और यमुना के मैदान हैं, यहाँ जो मिट्टी है उपजाऊ है और सिंचाई योग्य भूमि है, इसलिए यहाँ जो जैव विविधता काफ़ी समृद्ध है। यहाँ जो राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब मौजूद हैं। और यहाँ चूँकि जैव विविधता के साथ साथ जो हमारी मिट्टी ये भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ जो मानव की बसावट है, ह्यूमन हैबिटेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब ह्यूमन हैबिटेशन भी ज़्यादा हो जाएगा तो जो मानव और वन्य जीव हैं उनके बीच संघर्ष होने की संभावना भी अधिक हो जाएगी।
ठीक। इसके बाद अगला जो हमारा क्षेत्र है वह है शिवालिक पहाड़ियाँ। ये जो निम्न हिमालयी क्षेत्र है जिनकी ऊंचाई लगभग 600 से लेकर 1500 मीटर है और इसमें हल्की ढलान है, संक्षिप्त ढलान और जल संग्रहण योग इसमें घाटियाँ बनी हुई जहाँ पानी रुक जाया करता है। ये वन्य जीवों के रहने के लिए काफ़ी अच्छा आवास है। इसका नेक्स्ट है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1500 से 3500 मीटर। ये 3500 कुछ जगह क्या होता है 4500 मीटर, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। ये अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल जैसे क्षेत्रों में है और यहाँ जलवायु के साथ समशीतोष्ण जलवायु है और यहाँ देवदार, बांज, बुरान जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये इन वृक्षों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त जलवायु है। इसके बाद सबसे लास्ट जो सबसे नॉर्थ में आता है उत्तराखंड के वो है उच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालयाज, जिसकी ऊंचाई 3500 से ऊपर है। यहाँ पे आपको बताया था नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपुर ये सब पर्वत चोटियाँ हैं जहाँ से अलग अलग हिमनद हैं, जिससे अलग अलग जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, चट्टानी पर्वत हैं। तो यहाँ पे जो वनस्पति है विरल हो जाती है, लेकिन कुछ जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जैसे हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे 4 धाम हैं, आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम हैं और अलग अलग वहाँ से अलग अलग पवित्र नदियों का उद्गम स्थल। तो इस क्षेत्र में देखिए चूँकि हाइट यहाँ ज़्यादा है तो मानव की बसावट काफ़ी कम है। बताया था ना कि इसमें सिर्फ कुछ होती हैं, कुछ जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पे, तो जिनकी वजह से क्या है कि यहाँ पे मानव और वन्य जीव का जो संघर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिए। इसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड की जो जलवायु विविधता है, क्लाइमेटिक वेरिएशन है उसके बारे में। तो जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे क्या उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वहाँ गर्मियों में जो टेम्परेचर है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान। उच्च हिमालयों में हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस तक। और वर्षा औसतन कितनी होती है 150 से 200 सेंटीमीटर मुक्त मानसून से। ठीक। इसके बाद अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों के बारे में। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र हैं इसमें कुल 13 संरक्षित वन क्षेत्र हैं। तो इनके बारे में एक टेबल फॉर्मेट में देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह क्या है, एक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ कहाँ पड़ता है, नैनीताल और पौड़ी जिले में। इसका स्थापना कब हुआ था 1936 में। ये इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। इसकी एरिया लगभग है 520.82 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ मुख्य वन्य जीव कौन पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, तेंदुआ, मगर और कई सारे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है या कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, ये किस प्रकार का है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि, किस जिले में है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुख्यतः यही है इसके बाद। ठीक। नेक्स्ट है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्या है, नेशनल पार्क है। ये किन किन जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, इन जिलों में है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। यहाँ पे एशियाई हाथी, बाघ, सांभर, चीतल और अन्य पक्षी पाए जाते हैं। अगला हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये भी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। ये उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। कब है, इसका स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक, 1989 में। और यहाँ पे हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, हिमालयी भालू और मोनाल पाए जाते हैं और इसकी एरिया है 2390 स्क्वायर किलोमीटर, उतने में ये फैला हुआ। इसके बाद जो अगला हमारा वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो नेशनल पार्क है चमोली जिले में पड़ता है और 1982 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, भालू हो गया और हिमालयी वनस्पतियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पे है, चमोली जिले में है और ये भी 1982 में स्थापित। यहाँ पे कई सारे दुर्लभ फूल, हिमालयी भालू, तितलियाँ, पक्षी इत्यादि देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ का है, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में और इसकी स्थापना होती है 1972। यहाँ पे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, तीतर, मोनाल इत्यादि देखने को मिलते हैं, इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य।
ये भी क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अल्मोड़ा जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988। यहाँ पे तेंदुआ, चीतल और 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, और भालू यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है किसमें, उत्तरकाशी जिले में है, स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। यहाँ पे हिम तेंदुआ, मोनाल, भालू, हिरण, लंगूर इत्यादि देखने को मिल जाते हैं। अगला है हमारा सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, पौड़ी और नैनीताल जिले में। कब स्थापित हुई थी, 1987 में। यहाँ पे बाघ, हाथी, तेंदुआ, सांभर, पक्षी इत्यादि देखने को मिलते हैं। अगला हमारा अस्कोट मस्क डियर अभ्यारण्य। ये कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। यहाँ पे कस्तूरी मृग, भालू, मोनाल और अन्य हिमालयी जीव देखने को मिलते हैं। अगला हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है कि यूनेस्को द्वारा जो एक MAB प्रोग्राम होता है, मैन एंड बायोस्फीयर, जो ये प्रोग्राम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, ये स्टार्ट हुआ था 1971 में। ठीक है, और इस प्रोग्राम में जो हमारा नंदा देवी है, ये यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया, 2004 में। ये ईयर भी महत्वपूर्ण है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में, चमोली जिले में, हमने ऊपर देख रखा था, और इसकी स्थापना हुई थी 1988। यहाँ हिम तेंदुआ, ब्लू सीप और कई सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कई सारे पेड़ों के प्रकार पाए जाते हैं। अगला हमारा मस्क डियर अभ्यारण्य या कस्तूरी मृग परियोजना। ये भी क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है, कहाँ, चमोली जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ये विशेष रूप से जो कस्तूरी हिरण है उसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया, जो मस्क डियर अभ्यारण्य। नेक्स्ट हमारा पार्वती घाटी या भागीरथी संरक्षण क्षेत्र। ये उत्तरकाशी जिले में है, और ये हाल ही में स्थापित किया गया है। ये सामुदायिक संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के लिए स्थापित किया गया। इसके बाद देखते हैं इनमें से जो कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे जिम कॉर्बेट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ है, नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ बंगाल टाइगर जो है वो काफ़ी आराम से आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ उपस्थित है। यहाँ कई सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, घड़ियाल, मगर, हिरण, और भी वृक्षों की कई सारी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1983, और कहाँ पे, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। ये 3 जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, और 15 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया, राजा जी राष्ट्रीय। यहाँ पे जो एशियाई हाथी हैं, एशियाटिक एलिफेंट्स, इनका है प्रमुख आवास। यहाँ कौन कौन से जीव देखने को मिलते हैं, बाघ, तेंदुआ, गेंडा का हाल ही में यहाँ पे प्रवेश किया गया, सांबर, चीतल, जंगली बिल्ली, सांप इत्यादि। इसके बाद अगला हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। ये कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ पे हिम तेंदुआ, भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल पक्षी ये सब देखने को मिलते हैं। और ये जो उच्च हिमालय जैव विविधता का अनमोल खजाना, देखिए आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया था, इसलिए हमने एक ही बार बताया नहीं कि जो मोनाल पक्षी है आपका, ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है नैनीताल पक्षी विहार और बिनसर वन्यजीव विहार। ये क्या है, हिमालयी पक्षियों का प्राकृतिक स्वर्ग माना जाता है, और बिनसर में लगभग 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में जो जैव विविधता है उसके बारे में। उत्तराखंड के प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों की सूची अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ कुछ अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे जो स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स जो हैं, उसमें कौन कौन से हैं, बंगाल टाइगर, एशियाटिक हाथी, हिम तेंदुआ, ये बंगाल टाइगर एक प्रमुख शिकारी है, एशियाई हाथी तराई और राजाजी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ हो गया उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, कस्तूरी मृग अत्यंत दुर्लभ और अल्मोड़ा और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाया जाता है, भालू काले और जो स्लोथ भालू होते हैं वो, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली, लाल लोमड़ी इत्यादि स्तनधारी यहाँ पे पाए जाते हैं। पक्षियों में जो हिमालयन मोनाल है जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है, ब्लैक नेक क्रेन, हॉर्नबिल, किंगफिशर, हिमालयन ग्रिफन, बाज, ईगल, उल्लू, जो जल पक्षी है, जो झीलों में प्रवासी पक्षियों की जो उपस्थिति होती है, जो जैसे जो साइबेरियन पक्षी जो साइबेरिया से आते हैं, वे सभी जो पक्षी हैं वे भी पाए जाते हैं। सरीसृपों में जो रेप्टाइल्स उनमें देख लेते हैं, जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, कोबरा, करैत, रसेल वाइपर, ये सब जो सांप की प्रजातियाँ ये सब पाई जाती हैं, और तराई क्षेत्रों में ये अधिक पाए जाते हैं।
उभयचर और कीट पतंगों में जो मेढक, सैलामेंडर और जो प्रज्वलित तितलियां हैं ये सभी पाए जाते हैं। बटरफ्लाई रिसर्च पार्क भी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। इसके बाद जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अनेक संरक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कौन से? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। जिम कॉर्बेट इसके अंतर्गत आने वाला सबसे पहला पार्क था। ये भी महत्वपूर्ण है। कब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? कई बार क्वेश्चन बस यही पूछा गया है, तो ईयर याद रखिएगा 1973। इसके बाद अगला स्टार्ट हुआ हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? 1992 में। इसमें राजा जी और कारगढ़ में हाथियों के लिए जो सुरक्षित गलियारे बनाने की योजना की गई थी उससे बनाए गए। इसका भी ईयर याद रखेगा। अगला हमारा हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम, जो स्नो लेपर्ड है उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें क्या किया गया? उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैप इत्यादि द्वारा जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनकी निगरानी की जाती है और समुदाय आधारित संरक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे जो हिम तेंदुआ है उसको संरक्षित किया जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ प्राणी है। इसके बाद नेक्स्ट है वनों की रक्षा हेतु वन पंचायत प्रणाली भी स्टार्ट की गई, जिसमें ग्राम समुदायों को संरक्षण में जोड़ा गया है और विलेज फॉरेस्ट काउंसिल VFC का भी गठन किया गया है, जिससे वनों की रक्षा वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके द्वारा की जा सके, उनका सहयोग लेकर। इसके बाद उत्तराखंड में जो जैव विविधता है उस पर कौन कौन से खतरे मौजूद हैं उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड वन्य जीवन की दृष्टि से तो समृद्ध है, परंतु कई सारे संकट भी उत्पन्न है। जैसे सबसे पहले कौन सा है? मानवीय हस्तक्षेप। सबसे अधिक जो किसी चीज़ में जो संकट है वो मानव का ही संकट है। ठीक, जैसे मानवीय हस्तक्षेप में देख लेते हैं कुछ कौन कौन से। जैसे वनों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जो प्राकृतिक आवास है नष्ट हो जाते हैं। जब जड़ी बूटियाँ, औषधि पौधे और फलों के पेड़ों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पक्षियों, स्तनधारियों और कीटों की जो खाद्य श्रृंखला है, जो उनकी जो फूड चेन होती है वो फूड चेन भी डिस्टर्ब होती चली जा रही है। एग्जाम्पल के लिए जो राजा जी और कॉर्बेट पार्क के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ लकड़ी की जो तस्करी और वन कटाई से जो हाथियों और जो बाघों के गलियारे हैं, देखिए इनका एक कॉरिडोर होता है। जैसे जो हाथी होते हैं ऐसा नहीं कि कहीं से भी घूमते फिरते रहते हैं, उनका एक कॉरिडोर होता है, इससे वो ट्रेवल करते हैं। तो अगर उन वहाँ पे जो जंगल है उनको काट दिया जाएगा तो उनका जो कॉरिडोर है वो अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे क्या समस्या स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। जैसे गांव और शहरों का अनियंत्रित फैलाव किधर हो रहा है? जंगलों की तरफ हो रहा है, और धीरे धीरे जो जंगल है वो कट के गांव और शहरों के रूप में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। होटल, रिजॉर्ट, सड़कों का निर्माण भी जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ किया जा रहा है। नदी के किनारे भी अतिक्रमण हो रहा है, जिससे जो जलीय जीव हैं उनके अंदर भी अपने अस्तित्व का संकट आ जा रहा है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो वन्य जीवों का प्राकृतिक क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है, सिकुड़ता चला जा रहा है। पहले इतना था, फिर ऐसा हो गया, ठीक, जिससे वे भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं, मानव बस्तियों की तरफ निकलते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष नजर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है सड़क और जल विद्युत परियोजनाएं। तो कई सारी देखिए उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनाई जा रही हैं ताकि वर्ष के 12 महीने सभी मौसम में जगह से दूसरे जगह की कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। और कई सारे टनल्स और जल विद्युत परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जो हाइड्रो पावर डैम्स बनाए जा रहे हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और जिससे कई सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। नदियों का प्रवाह बदल जाता है। नदियों का प्रवाह बदलने से क्या हो जाता है, जो उसमें रहने वाले जो जलचर हैं और जो पक्षियाँ हैं उनकी प्रजातियाँ प्रभावित हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियों पर बन रही जो जल परियोजनाओं से जो मछलियों की पारंपरिक प्रजातियाँ जो हैं जो उसमें पाई जाती थी उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। इसके बाद अवैध शिकार और तस्करी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो पोचिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए कस्तूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी पोचिंग की जाती है। हिम तेंदुआ को उसकी खाल के लिए काफ़ी ज़्यादा पोच किया जाता है। पक्षियों को उनके पंख और पालतू व्यापार के लिए, पेट बनाने के लिए। बाघ और तेंदुआ को उनके हड्डियों और अन्य अंगों के लिए उनका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो मार्केट में जब डिमांड होती है इन सब चीज़ों की, जैसे हड्डियों और अंगों की या खाल की या कस्तूरी की, जब डिमांड जब बढ़ती है तो इनका अवैध तरीके से शिकार किया जाता है और इनकी तस्करी की जाती है, जिससे जो ये वन्य जीव हैं ये भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या घटती चली जाती है। और इसका परिणाम क्या निकल के आता है कि जो जैव विविधता उसमें असंतुलन नजर आने लगता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो शिकारी और शिकार का जो संबंध है वो टूटता रहता है। कौन किसको खाएगा, तो ये क्या होता है अपने आप नेचुरली कम होते चला जाएगा जो हमारी फूड चेन है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है पर्यटन का दबाव। देखिए उत्तराखंड में ना पर्यटन का भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल साइट्स हैं उनको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा
देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए, तो उसकी वजह से भी कई सारे समस्या उत्पन्न होते हैं। जैसे वो प्लास्टिक कचरा फैलाते हैं, शोर और प्रदूषण करते हैं। जो नाजुक इकोसिस्टम, जैसे जो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर, उसमें जो काफ़ी ज़्यादा पैदल यात्री चलते हैं, तो जो छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, तितलियाँ होती हैं, उनके दब के मरने और उनके नष्ट होने का खतरा हो जाता है। साथ साथ जो जंगली जानवर है, उनकी आवाजाही में भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए, हर साल 4 धाम यात्रा में लाखों लोग जाते हैं, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो जैविक संतुलन है वह बिगड़ता चला जाए। नेक्स्ट है जो रासायनिक प्रदूषण भी होता है। जो कीटनाशक और रसायनों का खेतों में यूज होता है, जिससे वो नदियों में बहते चले जाते हैं। और जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, सीवर का जल है, वो जंगलों और नदियों में डायरेक्ट गिरा दिया जाता है बिना उसको सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किए हुए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जो भी जलीय जीव हैं उसमें बायोलॉजिकल जो बीओडी होती है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसकी कमी हो जाती है। जो जलीय जीव जो होते हैं वह धीरे धीरे मरने लगते हैं। इससे क्या मछलियाँ और जलचर जीव मरते हैं और मिट्टी की जो उर्वरता और जो सूक्ष्म जीवों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका। तो ईंधन का अत्यधिक उपयोग कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, वाहनों के द्वारा प्रदूषण हो रहा है, और जो वैश्विक तापन है उससे जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो क्या है काफ़ी तेज़ी से पिघलते चले जा रहे हैं। जिससे क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो नदियों का बहाव है वो बदल जाता है। गर्म क्षेत्रों की प्रजातियाँ अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखने लग गई हैं, और कई सारी जो प्रजातियाँ हैं वो तो नष्ट होने के कगार पे पहुँच। इसके बाद देखते हैं जो मानव और वन्य जीव का संघर्ष होता है। इसका कारण क्या है कि खेतों और बस्तियों का जो जंगलों तक फैलाव होते चला जा रहा है। पहले जंगल बड़े थे, खेत या जो गांव थे, शहर थे, वो सिकुड़े हुए करते थे। अब धीरे धीरे जो खेत जंगल ये सब हैं, ये क्या बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये जंगल जो है इसकी एरिया धीरे धीरे कवर हम करते चले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये जंगल होते हैं ये क्या सिकुड़ते चले जा रहे हैं। अब जो भी जंगली जीव इसमें रह रहे हैं, उन जंगली जीवों के लिए भी समस्या होती है। तो ये जो जंगली जीव हैं, अब ये भोजन की तलाश में इधर आते हैं, जो मानव बस्तियाँ हैं। अब यहाँ जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनमें और जो जंगली जीव हैं उनमें फिर तब क्या होता है, संघर्ष होता है भोजन के लिए। तो जिसके नतीजे क्या आते हैं, हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट कर दिया जाता है, या बाघों द्वारा जो गाय हैं, भैंस हैं, बछड़े हैं, बकरियां हैं, उनका शिकार कर लिया जाता है, तो नुकसान होता है। जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जो जंगली जीव आते हैं उनको मार देते हैं या घायल कर देते हैं, जिससे भी जो हमारा वहाँ की इकोलॉजी है वो प्रभावित होते चली जा रही है। जो जैव विविधता है उस पर संकट उत्पन्न हो। इसके बाद अगला जो कारण है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से भी जो जैव विविधता है उसको कई सारे खतरे हैं। जैसे सबसे पहला तापमान में वृद्धि और आवास का ह्रास। जो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में जो तापमान है 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। इसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, और कई सारी प्रजातियाँ जैसे हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ये अपने आवासीय क्षेत्र जहाँ इनके लिए जो नेचुरली जो हैबिटेशन होना चाहिए था, जैसे इनके लिए जलवायु चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती, तो फिर से और ऊपर तरफ बढ़ने लगते हैं। और साथ साथ कुछ जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वह क्या होते हैं, समाप्ति के कगार पहुंच जाते हैं। अगला है कि जो वर्षा का पैटर्न है उसमें भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पहले जहाँ बारिश समय से होती थी, अब मानसून क्या है काफ़ी ज़्यादा अनियमित हो गया, और इससे क्या है जो प्राकृतिक वनस्पतियों का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वह बिगड़ जा रही है। और कई सारी इससे जो जड़ी बूटियाँ हैं, कई सारे जो वनस्पतियाँ हैं, वो आज क्या है विलुप्ति के कगार पर पहुँच। अगला है हमारा प्रजातियों का प्रवासन और विलुप्ति। तो जो कई सारे प्रवासी पक्षी आते थे, जो साइबेरियन पक्षी आते थे ठंडियों में, ठंडियों में क्या होता था कि जो साइबेरिया और अन्य इलाकों में जो वहाँ भीषण सर्दी पड़ती है, तो कई सारे जो पक्षी हैं वो प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो जो कई सारे पक्षी आते थे वो धीरे धीरे क्या उत्तराखंड आना बंद कर रहे हैं, और स्थानीय प्रजातियाँ जैसे हिमालयन फ्रॉग हो गया, अल्पाइन, ये धीरे धीरे क्या है लुप्त होते चले जा रहे हैं। और जो कुछ इन्वेसिव स्पेसीज होती हैं, जैसे जो लैंटाना या अन्य जो प्रजातियाँ हैं जो इन्वेसिव स्पेसीज की, वह एक दूसरे को विस्थापित करते चले जा रहे हैं। देखिए, इन्वेसिव स्पेसीज क्या होती है, जो कि वहाँ का नेचुरल नहीं है, जो कि मतलब वहाँ का इनबॉर्न नहीं है। मतलब कि जो उत्तराखंड की इकोलॉजी है, उत्तराखंड में मान लीजिए सपोज करिए कि उत्तराखंड में पहले सेब होता था, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में अमरूद नहीं होता था। अगर हम अमरूद ला के लगा देते हैं और अमरूद को वहाँ जो जलवायु उसको सूटेबल मिलती है और वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है, तो धीरे धीरे जो सेब होते थे उनको क्या करेगा, वो सीमित करते चला जाएगा। जो सेब के जो पेड़ हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी। जब अमरूद के पेड़, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, तो इसी तरह की एक स्पीसीज होती है लैंटाना होती है, जो बड़ी बड़ी घास टाइप की होती है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे आई थी और धीरे धीरे
पूरे भारतवर्ष में कई सारे जगहों पे ये क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और जो वहाँ के जो स्थानीय वनस्पतियाँ होती हैं उनको नष्ट करती चली। तो इनकी वजह से भी कई सारी जो स्थानीय वनस्पतियाँ हैं और उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वह विलुप्ति के कगार। और अगला इसमें भी जो मानव वन्यजीव संघर्ष में इसकी वजह से वृद्धि होती है, क्योंकि जब तापमान और बारिश में परिवर्तन के कारण जो जंगली जानवर हैं वो आबादी क्षेत्रों में घुसते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है खेती फसल और मानव जीवन का नुकसान करते हैं। और उसकी वजह से हाथियों द्वारा खेतों में घुसपैठ हो गया, बाघों द्वारा पशु हानि इत्यादि आम बात हो गई है। ये हमने ऊपर देख लिया था। अगला बीज अंकुरण और प्रजनन चक्र में भी बाधा उत्पन्न हो गई। तो बहुत सी वनस्पतियाँ मौसम विशेष में ही अंकुरित होती हैं। जलवायु में असंतुलन से उनके जो फूलने फलने की जो ऋतुएं बदल रही हैं और उसकी वजह से जो उनका बीज का अंकुरण है वह भी प्रभावित हो जा रहा है। साथ साथ उनका जो प्रजनन चक्र है वो भी प्रभावित होते चला जा रहा है। इससे जो पॉलिनेटर जो मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, इनकी संख्या भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब बीज ही नहीं रहेगा, जो मधुमक्खियाँ हैं तितलियाँ हैं तो उन्हीं पर डिपेंड रहने वाली। जब वही नहीं रहेगा तो कहाँ से इनको भोजन नहीं मिलेगा, तो इनकी साइकिल भी जो प्रभावित होते चली जा रही है। और जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो हिमनद है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग रहे हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री, पिंडारी, मीलम जैसे जो बड़े हिमनद हैं तेज़ी से पिघल रहे हैं। इससे क्या है कि जो जल स्रोतों पर निर्भर जो वनस्पतियाँ जीव हैं उनके आवास में संकट उत्पन्न हो जा रहा है। और गंगा यमुना जैसी जो नदियों का प्रवाह और जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित हो रही है। और इस पे जो है जलवायु का जो जैव विविधता पर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ता है, जो दीर्घकालिक प्रभाव जिसको बोलते हैं, कि जो थोड़े समय के लिए नहीं, काफ़ी लंबे समय के लिए। थोड़े समय वाले जो प्रभाव हैं उनको तो एक बार के लिए सही किया जा सकता है, लेकिन जो दीर्घकालिक प्रभाव पड़ते हैं उनको सुधारना, उनको सही करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है। जैसे जो वनस्पति क्षेत्र की ऊंचाई में बदलाव हो जा रहा है, तो जो अल्पाइन वनस्पतियाँ हैं वो धीरे धीरे क्या नीचे के क्षेत्रों में खिसक रही हैं। जो ज़्यादा ऊंचाई पे हमें मिलती थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे पहुँच, जिससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ की जो वनस्पतियाँ थीं अब उनके लिए अपने आप को बचाए रखना, सर्वाइव किए रहना कठिन होता जा रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, बादल का फटना। इनसे भी क्या होते हैं, जंगल क्या नष्ट होते चले जाते हैं। वन प्रजातियों की संख्या में गिरावट होती है, जैसे कई सारे जीव जैसे जो स्नो लेपर्ड हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, मोनाल हो गया, इन सब का जो जीवन है वह संकट में आ गया है। और इससे जो खाद्य श्रृंखला है वो भी असंतुलित हो जाती है, जो फूड चेन है वो भी असंतुलित हो जाती है। जैसे कई सारे कीट पतंगे जो अत्यधिक सक्रिय होते हैं या जो परागण करता होते हैं, जैसे ये जो मधुमक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, ये भी घट रहे हैं। ये जब घटेंगे तो फूलों का, बीजों का आदान प्रदान नहीं होगा, जिससे क्या कई सारी जो वनस्पतियाँ जो इन्हीं पर निर्भर करती थी अपने प्रजनन और बाकी लाइफ साइकिल के लिए, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, उनका जो प्रजनन ही नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुँच। इसके बाद समाधान और संरक्षण के उपाय देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो जलवायु संवेदनशील योजनाएं बनानी चाहिए। जैसे जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा संरक्षण रणनीति बनाई गई है, वन्य जीवों की निगरानी के लिए प्रणाली बनाई गई, जैसे कैमरा ट्रैप्स या ड्रोन्स इत्यादि का यूज करके उनकी निगरानी की जाती है। साथ साथ स्थानीय समुदायों की भी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है जो स्थानीय लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, जब हम उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो जो भी हमारा जो वन्य जीव हो गए या जो भी वनस्पतियाँ हैं उनको संरक्षित करने में काफ़ी ज़्यादा आराम हमें मिलता है, क्योंकि उनको वहाँ के जो लोकल तरीके पता हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना देसी तरीके, उनको देसी तरीके पता है कैसे इस चीज़ को संरक्षित किया जा सकता है। और रहना भी उनको वहीं पे है, जिससे क्या है कि वह उनके साथ में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हुए जो जैव विविधता है उसको संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए वन पंचायत इको डेवलपमेंट कमेटियाँ बनाई गई हैं, ग्रामीणों को जैव विविधता रजिस्टर बनाने में शामिल किया गया है। साथ साथ जो पर्यटन है उसको पारिस्थितिक आधारित पर्यटन, जैसे पर्यावरण अनुकूल होम स्टे, ट्रैकिंग मार्गों का सीमांकन के आप इसी रास्ते पर जा सकते हैं, सभी रास्ते पर नहीं आप जा सकते, इन सबको लागू किया गया है। और जो वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा संग्रह किया गया है कि साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा भी कैसे हम जो जैव विविधता है उसको संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद जो साइंटिफिक रिसर्च है और डेटा कलेक्शन के थ्रू भी हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे जो जलवायु आधारित जो प्रजाति मॉडलिंग या जो ग्लेशियरों का टेम्परेचर पिघल रहा है या बाकी और जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन हो रहा है उसको सैटेलाइट के थ्रू उसकी निगरानी कर सकते हैं, उपग्रहों के थ्रू उसकी निगरानी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कुछ जो मुख्य संरक्षण के उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
अपना अगला जो टॉपिक है उत्तराखंड के वन आंदोलनों के बारे में। तो उत्तराखंड के जो वन आंदोलन है, फॉरेस्ट मूवमेंट है, न केवल राज्य के पर्यावरणीय जागरूकता का प्रतीक है बल्कि भारत की सामाजिक और पारिस्थितिक चेतना के विकास में भी इसकी भूमिका रही है। ये आंदोलन प्रकृति के साथ संतुलन, स्थानीय लोगों के अधिकार और जंगलों के संरक्षण के लिए लड़े गए हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख वन आंदोलन थे उनके बारे में डिटेल में। सबसे पहला था जो सबसे महत्वपूर्ण भी था, क्या, चिपको आंदोलन। कब हुआ? 1973 में। ये ईयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका ईयर 1973 में हुआ चिपको आंदोलन। और इसमें क्या था कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे और पेड़ों से हम लिपट के जाएंगे, ठीक, जिससे पेड़ों की कटाई ना हो सके। ये हुआ कहाँ था? जो रैणी विलेज है चमोली जिला में। यह स्थान भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके जो नेता हैं वो भी महत्वपूर्ण। कौन कौन थे? गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहु। ये 3 नेता भी इसके महत्वपूर्ण हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि जो पेड़ों की कटाई हो रही है उनकी कटाई को बचाने के लिए। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि वहाँ की जो महिलाएं थी, जो स्थानीय महिलाएं थीं, उन महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से रोक लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण की चेतना फैली और सरकार ने कई वनों को संरक्षित कि अब रिजर्व है। और इससे महिलाओं की भूमिका को भी काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली कि महिलाएं भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकती। इसके बाद जो अगला आंदोलन हुआ वो हुआ जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक। इसका वो क्या था कि व्यावसायिक दोहन नहीं, पारंपरिक अधिकार चाहिए। इसके मुख्य तथ्य क्या है कि उत्तराखंड के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी हुआ ये आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। इसके जो नेता थे, जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण और वन पंचायतें थीं, वही इसको बचाने के लिए आगे आई थी। इसका कारण क्या था कि जो बाहरी कंपनियों को वनों का ठेकेदारी दे दिया गया था और जिसी का ये जो स्थानीय ग्रामीण या वो जो वन पंचायतें थी वो इसका विरोध कर रही थी। और उनका मांग था कि स्थानीय समुदाय को वनों के उपयोग और संरक्षण का अधिकार मिले। इसके बाद अगला जो हमारा वन आंदोलन हुआ, कौन सा? वन पंचायत आंदोलन 1930 से जारी, जिससे गांव के लोग गांव के जंगल और स्थानीय प्रबंधन का अधिकार मिले। मतलब इस आंदोलन में लोग क्या चाहते थे कि ये जंगल तो जो लोकल लोग उसमें रह रहे हैं, तो ये उन्हीं लोकल लोगों को इस जो फॉरेस्ट है उसके मैनेजमेंट का जो अधिकार भी है उन्हीं को मिले, न कि किसी बाहरी ठेकेदार को। ये कहाँ पे हुआ? कुमायूं क्षेत्र में हुआ और ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था। इसका मूल विचार यही था कि ग्रामीण स्वयं वनों का प्रबंधन करें। और वर्तमान में उत्तराखंड में 12,000 से अधिक वन पंचायतें कार्यरत हैं। इसका उद्देश्य था कि जो सामुदायिक वन संरक्षण है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व वो किया जाए और स्थानीय जो वन उत्पाद जैसे घास हो गया, लकड़ी हो गया, पत्तियाँ हो गया, इसका न्यायपूर्ण वितरण हो, ठीक है, ताकि जो भी ग्रामीण है सब में समान वितरण हो। ऐसे किसी थर्ड पार्टी को जब दे दिया जाता था, जो भी कोई बाहरी को ठेकेदार को दे दिया जाता था, तो सारा मुनाफा अपने पास रख लेता था और जो लोकल से जो ग्रामीण थे उनको उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जो अगला था नदियों और जंगलों के लिए आंदोलन 1990 के बाद। इससे का वो क्या था कि ग्लेशियर से घाटी तक जैव विविधता की रक्षा करनी है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि भागीरथी एक्शन कमेटी बना था जो टिहरी बांध बना है उसके विरोध में। एक हेमवती घाटी आंदोलन हुआ, अलकनंदा की जो सहायक नदियों में बांध बनाया जा रहा था उसके विरोध में बनाया गया। और एक उत्तर काशी गंगोत्री आंदोलन हुआ, यह गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में निर्माण कार्य को रोकने हेतु बनाया गया था। इसके बाद अगला आंदोलन जो था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा नेतृत्व अपनाया गया आंदोलन था। इसमें क्या था कि जो संवेदनशील हिमालय अभियान है, हिमालयी परिस्थिति की रक्षा करने के लिए और पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार, पर्यावरण रक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ऊपर में हमने पढ़ा था। सबसे जो महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड का वन आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन, ठीक है। इसमें भी सुंदरलाल बहुगुणा की काफ़ी मुख्य भूमिका रही है। इसके बाद हम देखते हैं आगे अपना अन्य कुछ जो प्रमुख वन संरक्षण की पहले की गई। उसमें देखिए एक इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है जिसका उद्देश्य क्या है कि वन क्षेत्र में रहने वालों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जो लोकल्स हैं उनकी भागीदारी हो सके। और कैमरा ट्रैप के थ्रू निगरानी की जा रही है जिससे वन्य जीवों की निगरानी की जा सके, जो कैमरा ट्रैप लगा के। वन महोत्सव आयोजित किया जाता है जिससे वृक्षारोपण और पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। और मेरा जंगल मेरी जिम्मेदारी अभियान भी स्टार्ट किया गया जिससे वन पंचायतों को सशक्त मजबूत बनाया जा सके, तो ताकि वो जो जंगल है उनकी संरक्षण कर सकें जो वन पंचायतें हैं, लोकल्स। इसके बाद जो वन आंदोलन है उनकी कुछ चुनौतियाँ हैं। सरकार और कंपनियों का दबाव रहता है सरकार पर कि उनको जो जंगल है उनको ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो उसमें खुदाई कर सकें और मिनरल्स निकाल सकें, बाकी सब जंगलों की कटाई कर सकें, अन्य दोहन कार्य कर सकें। इसके लिए साथ साथ
जो पर्यावरण की कीमत है, जो विकास योजनाएं हो रही हैं आज के समय, काफ़ी सारी विकास योजनाएं स्टार्ट की गई, उसकी वजह से भी जो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का भी खतरा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे भी समस्याएं आ रही हैं और लोगों के मध्य जागरूकता की भी कमी है। तो इस प्रकार हमने देखा जो उत्तराखंड के वन आंदोलन थे केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते बल्कि स्थानीय संस्कृति, सामाजिक अधिकार और सतत विकास के भी प्रतीक। चिपको जैसे आंदोलन ने ये भी बताया कि जो गांव की महिलाएं होती हैं, साधारण महिलाएं नहीं होती हैं, वह भी एक पर्यावरण योद्धा होती हैं जो कि अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा आज के लेक्चर में उत्तराखंड के वन्य जीवन के बारे में। उसके बाद देखा हमने जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क थे, जो संरक्षित क्षेत्र थे, उनके बारे में। उसके बाद उसकी जो जैव विविधता है उसको देखा और आखिरी में देखा उत्तराखंड के वन आंदोलन के बारे में। तो ये जो लेक्चर है इसकी आपको जो PDF है ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका एक QR कोड दिया गया है, उस पर जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो ये टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस पर जाकर भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके की PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हमारे साथ आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये जो हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर। धन्यवाद।